नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। मेंसुरेशन 3D के अंदर एक टाइप है जिसका नाम है प्रिज्म और पिरामिड। इस टाइप से पेपर के अंदर एक सवाल जरूर आता है, चाहे तो वो प्रिज्म से आए और चाहे वो किससे आए, पिरामिड से आए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब कभी भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो आपका CPO-SI दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या फिर आपका यूपी पुलिस, लेखपाल, ठीक है, उस तरीके के अन्य अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उससे पहले एक बार प्रिज्म और पिरामिड को जरूर देख के जाना, ठीक है, क्योंकि इससे आधारित पेपरों के अंदर जनरली सवाल पूछ लिए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब पेपर देते हुए आप इन चीज़ों का ध्यान ना रखें, ठीक है। बस आपने ये ध्यान देना है कि प्रिज्म का अगर सवाल अगर वापस बार बार पेपर में पूछा जा रहा है तो आपसे भी पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखो, आज हम पढ़ने वाले प्रिज्म। प्रिज्म की क्या कहानी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रिज्म के लिए जो भी कंडीशन होंगी या जो भी नियम होंगे, सबसे पहले उन नियम को समझ लेते हैं। प्रिज्म की जो आकृति है वो आपने जनरली देखी होगी, ठीक है। प्रिज्म के बारे में हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, आप लोगों ने प्रिज्म को देखा भी होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक आकृति अगर आप लोगों के सामने यहाँ पर बनाने का प्रयास करूँ तो देखो, इस तरीके से प्रिज्म में होता क्या है कि इसका जो आधार है और जो इसका टॉप है, टॉप मतलब जो ऊपरी सतह है और जो निचली सतह है, वो दोनों की दोनों समान होती हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखिएगा इस चीज़ को। वैसे मैंने स्टार्टिंग में भी इमेज को पहले से वहाँ पर लगाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो, या फिर कॉर्नर में भी आप जाके देख सकते हो किस तरीके से मैं इसको 3D फिगर बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, अपने आप में प्रिज्म है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को थोड़ा सा उभरा हुआ देखूं तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर प्रिज्म के लिए अगर ये आपका आधार में है तो यहाँ उधर जो आपका ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है वो किस पर है, टॉप पर है। ये बॉटम पर है तो वो किस पर है, टॉप पर है। अब इस प्रिज्म की आकृति को अगर इस तरह से अगर मैं खड़ा करता हूं तो समझ रहे होंगे आप लोग, ये आधार में हो चुका है, बेस में हो चुका है, ये इसकी क्या हो चुकी है, इस तरीके से तिरछी सतह हो चुकी है, ठीक है। बात समझ आ रही है। प्रिज्म का सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसके अंदर, पिरामिड के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या समझने वाली बात है, जैसे मैं इसका अगर नामकरण करता हूँ, सबको आवाज क्लियर आ रही है, अगर मैं इसका नामकरण करता हूँ तो समझ जाना इस बात को इस तरीके से, ये जो ACB या आप कहें ABC, ये जो आपको नीचे आपको आकृति दिखाई दे रही है वो क्या है, त्रिभुजाकार है। और ऊपर अगर आप देखें DEF, ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। आधार में कई बार पेपर के अंदर कोई सा भी त्रिभुज यहाँ पर बन सकता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। मेंसुरेशन 3D के अंदर मैं इस टॉपिक के बारे में आप लोगों से चर्चा भी करूँगा, ठीक है। लेकिन ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्यों उठा लिया, क्योंकि अभी आपके एग्जाम नज़दीक भी हैं, तो हो सकता है कि प्रिज्म पिरामिड का सवाल आपके पेपर में आ जाए। कई क्लासों में इसको मैंने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था टाइम की वजह से, तो आप इसको पेपर में करके जाइएगा, ठीक है। अब देखो, होना क्या है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आधार में कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर त्रिभुज जो है हमेशा समबाहु त्रिभुज मिले, कोई जरूरी नहीं है। आपको समद्विबाहु त्रिभुज भी मिल सकता है, आपको विषमबाहु त्रिभुज भी मिल सकता है, तो कोई भी अन्य त्रिभुज यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और जो त्रिभुज आपका आधार में रहेगा वही त्रिभुज कहाँ पर रहेगा, टॉप पर रहने वाला है। ये बात आपको सबको समझ आ गई, ठीक है। इस पे सवाल क्या कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि इसका आयतन बताइए, इसका वक्रपृष्ठ बताइए, ठीक है, इसका आयतन बताइए, इसका वक्रपृष्ठ बताइए, ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो सारे के सारे चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे, एक रेक्टेंगुलर शेप भी आपको दिखाई दे सकती है, एक आयताकार शेप भी आपको दिखाई दे सकती है, या फिर आपको दिखाई दे सकती है हेक्सागन की एक आपको क्या दिखाई देगी, हेक्सागन आकृति भी आपको दिखाई दे सकती है, कुछ इस तरीके से समझते जाना आप लोग, ठीक है। जैसे मैं इसका डायग्राम अगर यहाँ पर बनाना चाहूँ तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। 6 जिसकी भुजाएं हों उसको हेक्सागन बोला जाता है, समषष्ठभुज जिसको बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं, ये इस तरीके से, ये वाला, इसको थोड़ा सा 3D फिगर में देखने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर से ये क्या है, हेक्सागन है, तो नीचे से भी क्या होगा, हेक्सागन। जैसे मैंने आपसे कहा था अभी कि ये त्रिभुजाकार अगर नीचे बना है तो ऊपर भी क्या बनेगा, त्रिभुजाकार बनेगा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसका आयतन बताइए, इसका वक्रपृष्ठ बताइए, क्लियर है, आ रही है बात समझ में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। अब इनके फॉर्मूले, इनके नियम को बनाने के लिए हम लोग
एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक फिगर और बना लेते हैं, ठीक है, छोटी सी फिगर। और ये फिगर आप लोगों ने मेंसुरेशन 3D में मेरे साथ पढ़ भी ली थी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये कौन सी आकृति है? सिलेंडर। ये क्या है? एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है। अब आप मुझे बताओ, बेलन के सारे फॉर्मूले आप लोगों को पता है, बेलन के आपको सारे फॉर्मूले पता है, वही फॉर्मूले यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन किस तरह से काम करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा कि कभी भी प्रिज्म का सवाल आ जाए, कभी भी प्रिज्म का सवाल आ जाए तो हमें आयतन का फॉर्मूला क्या लगाना है। कभी भी प्रिज्म का सवाल आ जाए तो बकपृष्ठ का फॉर्मूला क्या लगाना है, सही है, उसका नियम क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठ का नियम क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको? आयतन को, ठीक है। आयतन, जब कभी भी इंग्लिश वाले इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम, आयतन को क्या बोला जाता है? वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम को मैं आप लोगों को बता दूं, वॉल्यूम के लिए जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मान लीजिए पूरा का पूरा अंदर से खाली है, ठीक है। इस मार्कर के अंदर अगर मैं जितनी भी इंक यहाँ पर डालना चाहूँ, ठीक है, तो वो अपने आप में इसका क्या है? वॉल्यूम है, आयतन है। बात समझ आ गई? जैसे मैं इस रूम के अंदर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अगर इस रूम की अगर मैं बात करूँ, इस रूम के अंदर कितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो वो अपने आप में क्या है? आयतन है, या मतलब क्या कहें तो वॉल्यूम है। अगर दूसरी भाषा में इसको समझना चाहें, जैसे एक पार्ले जी का बॉक्स है, पार्ले जी के बॉक्स के अंदर पार्ले जी जो छोटे छोटे पैकेट के अंदर उसमें पैकेट की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप में क्या है? मतलब वो उसका उस तरीके से घेरा गया आयतन है। ये बात सबको समझ आ गई? आयतन मतलब वॉल्यूम। तो जब कभी भी जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं टॉप से इसमें पानी डालना चाहूँ, मान लीजिए सतह क्या है आपकी क्लोज है, तो इसके अंदर कितना पानी आएगा, तो जब कभी भी आयतन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आपको इसके सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप लोगों को सिलेंडर के फॉर्मूले मालूम है, ठीक है। अगर इसका मैं आपसे आयतन पूछना चाहूँ, वॉल्यूम पूछना चाहूँ, ये इधर दिखाई दे रहा है ना सभी को, ठीक है। वॉल्यूम अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप तुरंत कहोगे कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी भाषा में अगर इसको देखें तो आधार में कौन सी आकृति बनी है? एक वृत्त बना है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और साथ में एच क्या है? ऊंचाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका भी जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा आयतन का, वो बनने वाला है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मैंने अभी इस तरीके से, मतलब डायरेक्ट मैंने वो फॉर्मूला यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आधार में कोई जरूरी नहीं है आपको क्या मिले? एक समबाहु त्रिभुज मिले, आपको विषमबाहु त्रिभुज भी मिल सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी मिल सकता है, और यहाँ पर हेक्सागन भी मिल सकता है, एक रेक्टेंगुलर शेप भी मिल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल बदलता रहेगा। जब जब मैं क्वेश्चन यहाँ पर लगाऊंगा तो आप लोगों को सारी बातें समझ आ जाएंगी। क्लियर है? ठीक है। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, जो भी प्रिज्माकार आकृति होगी, जो भी प्रिज्म की आकृति होगी, आप उसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। और उसी बात को ध्यान रखेंगे कि हमेशा सिलेंडर के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेलन के फॉर्मूले आप लोगों को याद, और मैक्सिमम आप लोगों को याद होंगे। अगर इसमें आपसे CSA का मतलब होता है हिंदी में वक्रपृष्ठ, ठीक है। अच्छा, वक्रपृष्ठ को हम समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास मार्कर है, वक्रपृष्ठ का मतलब ये हो गया कि मेरी उंगली को देखिए आप, यहाँ पर ये जो व्हाइट आपको दिखा रहा है ना बाहर से, सही है, नीचे जो आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है उसको छोड़ दीजिए। ऊपर जो आपको दिखाई दिया, मान लीजिए ये ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है? वक्रपृष्ठ है। मान लीजिए इसके बाहर अगर मुझे कोई कागज अगर लिपेटना है तो मैं यहीं पर लिपेटूंगा, तो वो अपने आप में क्या होगा? वक्रपृष्ठ पर लिपेटा गया क्या होगा? वक्रपृष्ठ पर लपेटा गया क्या होगा? कागज होगा। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब वक्रपृष्ठ मतलब यही वाला, और ये वाला का मतलब हो गया, अगर मुझे बताना है तो इसका मतलब 2 पाई आर एच, यही आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि आधार में जो भी आकृति बनी है, उसका परिमाप, ठीक है, उसका परिमाप। और आप मुझे बताओ वृत्त का परिमाप या परिधि अगर इसको बोले तो क्या होती है? 2 पाई आर, और साथ में क्या? ऊंचाई। तो अब इस बात को समझें, जब कभी भी आपसे वक्रपृष्ठ पूछा जाए, किसी भी प्रिज्माकार आकृति का वक्रपृष्ठ पूछा जाए, तो आप तुरंत कहेंगे आधार का परिमाप, फॉर्मूले लिखते रहना भाई, गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और साथ में समझ लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्या रहने वाला है, ये बात सबको समझ आ गई। आधार का परिमाप, क्योंकि आधार में हो सकता है कि कभी समबाहु त्रिभुज आ जाए, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हो सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक तीसरी भुजा क्या हो? असमान। जिन लोगों ने मेंसुरेशन 3D मेरे साथ पढ़ा हुआ है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी ही
लाभ देने वाली है। तो इसलिए आप इस प्रिज्म के कंसेप्ट को जरूर सीख लें, ठीक है। पेपर में जरूर सवाल आएगा, 1 या 2 मार्क्स का पेपर आपसे पूछा मतलब मार्क्स का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये हो गया कि मैं अगर थोड़ी देर के लिए आपसे बात करूं कि अगर आधार में क्या है, एक त्रिभुज है, तो ऊपर भी क्या है, त्रिभुज है, और अगर मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूंगा तो इसका मतलब ये तो वक्र हो गया भाई, ये वाली सतह, नीचे जो सतह आपको दिखाई दे रही है, बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब वो तो हम निकाल चुके हैं, क्या, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में बस इतना सा काम होता है कि नीचे जो भी आकृति है उसका क्षेत्रफल, साथ में ऊपर जो आकृति है उसका क्षेत्रफल। और मैंने अभी आप लोगों से बोला भी था, जो आकृति नीचे होगी वही आकृति ऊपर होगी। तो आप क्या लिखेंगे, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होगा, 2 गुणा आधार में बनी आकृति का क्षेत्रफल, बात समझ आ रही है, प्लस वक्रपृष्ठ। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। और वक्रपृष्ठ के लिए अभी हमने सीखा था कि वक्रपृष्ठ इधर से आ जाएगा, मतलब ये वाली सतह का क्षेत्रफल तो इधर से आ जाएगा। और नीचे क्या किया मैंने, देखो 2 मल्टीप्लाई किया, ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि आधार में एक आकृति जो बनेगी वही आपकी टॉप में बनेगी, ठीक है, जो बॉटम में बनने वाली वही टॉप में बनने वाली है। तो इसका मतलब डायरेक्ट इसका डबल करेंगे, और आधार में बनी आकृति का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ। अब इनको क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं प्रश्न पर, क्या वाकई हम सवाल बना भी पाएंगे पेपर के अंदर, जैसे जैसे सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे सवाल अगर पेपर में पूछे जाएंगे उनको बड़े आसानी से बना पाओगे अगर आप लोगों को ये तीनों की तीनों कंडीशन आप लोगों को मालूम है। आयतन का फॉर्मूला क्या हुआ, आधार में बनी आकृति, आधार में जो भी आकृति बनी है, मान लीजिए क्या बना हुआ, वृत्त बना हुआ है, तो आधार में जो भी बनी आकृति है उसका क्षेत्रफल गुणा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। वक्रपृष्ठ पूछा जाए तो आधार में जो बनी आकृति है उसका परिमाप गुणा ऊंचाई हो जाएगी। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो वक्रपृष्ठ रहेगा, और साथ में जो भी आपकी नीचे आकृति बनी है उसका क्षेत्रफल गुणा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 क्यों किया, मल्टीप्लाई में 2 हमने क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था जो आकृति नीचे बनी है वही आकृति कहां पर बनेगी, ऊपर बनने वाली है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, नियम सारे क्लियर हो गए। अब क्वेश्चंस के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करते हैं इस बात को कि बाकी क्या हम प्रिज्म का सवाल कर भी पाएंगे पेपर में कि नहीं, ठीक है। और हमेशा अगर आपने एक कंसेप्ट पढ़ लिया तो कोई भी किताब हो, कोई भी एग्जाम हो, प्रिज्म का सवाल आएगा तो आप डेफिनेटली 100% करोगे। बस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा, हर एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझते जाना। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। प्रिज्म का जो नियम अभी तक हमने सीखा है उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने व्हाइट बोर्ड पर लगा दिए हैं, आप इनको जल्दी से अपनी डायरी में नोट कर लें। नोट्स बना रहे हो ना आप लोग, जो लोग केवल वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को समझें, नोट्स बनाओगे तभी जाकर के चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। एक एक वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो प्रिज्म का कंसेप्ट आपने सीख लिया अभी, उसके आयतन को समझा, वक्रपृष्ठ को समझा, संपूर्ण पृष्ठ को समझा। अब किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उस पर, उसको एक बार देख लेते हैं। पहला सवाल एक बार जरा देखिए व्हाइट बोर्ड पर। एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है, उस प्रिज्म का आयतन 10380 सेंटीमीटर क्यूब है, तदनुसार उस प्रिज्म की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। और √3 का मान उसने गिवन दिया है 1.732, सही है, नहीं केवल दिया है कितना, 1.73। तो देखो किस तरह से जल्दी से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर के अंदर मेंसुरेशन 2D कर रहे हैं आप या फिर मेंसुरेशन 3D कर रहे हैं, सबसे पहले आपका डायग्राम बन जाना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। और एक एक बात आप समझते जाइएगा। जैसे अगर उसने कहा है कि आधार में क्या है, समबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले तो मैं समबाहु त्रिभुज यहां पर बनाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज देखो किस तरीके से बनेगा, व्हाइट बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। इस तरीके से उसने बोला है कि समबाहु त्रिभुज आधार में है ये, और उसका आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो इस बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग, जो आधार में आकृति है वही आप कहां पर देखेंगे, टॉप पर, क्योंकि मैंने आप लोगों को नियम में बताया भी था, जो आधार में आकृति होगी वही टॉप पर आकृति होगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो उसने बोला कि प्रिज्म का आयतन, अब एक बात बताओ, आयतन उसने दे रखा है, तो हम सबसे पहले तो इस प्रिज्माकार आकृति का सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना सभी को, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है आयतन का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये बात सबको क्लियर हुई। अब उसने कह रखा है कि आयतन भाई है 10380, कितना है 10380,
बराबर आधार का क्षेत्रफल उसने पहले से दे रखा है कितना 173 गुणा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऊंचाई। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम बड़े आसानी से ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि 10380 को अगर मैंने 173 से काटा तो मेरे पास क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी। ये बात सबको क्लियर आ रही होगी समझ में। अगर मैं इसको काटूंगा तो 17 सही है 17 6 बार इसको देखो 6 से इसको हम बड़े आसानी से काट लेंगे। ठीक है कितनी ऊंचाई आ चुकी है 60। ये बात सबको समझ आ गई। अब ऊंचाई अगर 60 आ चुकी है तो सवाल वाले ने हमसे क्या पूछा है उसको एक बार देख लेते हैं। उसने बोला भाई कि सबसे पहले तो उस प्रिज्म की पार्श्व सतह का मतलब समझ रहे हैं। उसने पूछा आपसे वक्रपृष्ठ बताइए सही है प्रिज्म की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। कहने का मतलब अगर ये प्रिज्म है तो केवल आपसे ध्यान दीजिए मैं किस तरीके से जहां पर मैं डॉट बना रहा हूं उस बात को समझिए। इस चीज को आपसे पूछा है ठीक है। और एक जो बेस में आधार में जो बन चुकी है बात समझ आ रही होगी। जब आप प्रिज्म को उल्टा करोगे तब आप ये बात समझ जाओगे कि कौन सा वक्रपृष्ठ आपका रहने वाला है। जैसे मैंने आपसे कहा अगर मैं कहता हूं कि ये क्यूबॉइड है तो इसका वक्रपृष्ठ देखो कहां पर बनेगा। ये पूरा का पूरा क्या है वक्रपृष्ठ है। ठीक है ये बात समझ आ रही है। अगर इस तरह से इसको पूरा का पूरा खड़ा किया जाए तो ये क्या हो चुका है इसका वक्रपृष्ठ हो चुका है। संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाएगी तो ये पूरा होगा। क्लियर हो गया ठीक है। अब देखो यहां से आगे देखते हैं। अगर इसका पार्श्व सतह का क्षेत्रफल तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। तो आप मुझे बताओ पार्श्व सतह का क्षेत्रफल होगा क्या। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल मतलब वक्रपृष्ठ और इसका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। यहां पर लिख देते हैं गुणा ऊंचाई। अब एक बार बताओ आधार में कौन सी आकृति है। आधार में आकृति है समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a गुणा कितना ऊंचाई। बस एक एक बात आप समझते जाइएगा। ये वीडियो उन लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगी जिन लोगों ने मेरे साथ मेंसुरेशन 2D और 3D को बड़े आसानी से समझा हुआ है। ठीक है और उन्हीं के लिए खासकर वीडियो बनाई भी जा रही है। ठीक है 3a गुणा कितना ऊंचाई ये फॉर्मूले मैंने पहले आप लोगों को बता रखे हैं। ठीक है चलिए अब आप मुझे बताओ ऊंचाई तो आपके पास आ चुकी है कितनी 60 गुणा 3 गुणा a। क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता होता। ये दिखाई दे रहा है ना सभी को। ठीक है क्लियर दिखाई दे रहा होगा नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। इतना तो दिखाई दे रहा है ठीक क्लियर हो गया 3a गुणा ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई तो आपके पास है ना कितना 60 ये तो आ चुकी है तो इसका मतलब 3 तो हटेगा नहीं। यहां पर क्या आएगा a मतलब क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो क्यों ना हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल करके अपने आंसर को कर लें। कई बार होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तब हमें यही नहीं पता होता कि क्वेश्चन कहां से चलना और कहां तक फिनिश करना है। तो सबसे पहला काम आपने जो उसने दिया था उससे क्या निकाल पाए। उसके बाद जो उसने पूछा उसमें आप तुरंत वैल्यू को पुट कीजिए। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहां से आपने क्या निकालना है a मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब जरा ध्यान दीजिएगा उसने बोल रखा था कि समबाहु त्रिभुजाकार मतलब क्षेत्रफल जो है 173 है। तो इसका मतलब यहां पर लिख देता हूं मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर उसने दे रखा है कितना 173। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर कितना हो जाएगा 173। क्लियर है। मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को। √3 का मान उसने कह रखा है पहले से 1.73 रखे। मैंने कहा ठीक है भाई बटे कितना 4 गुणा कितना भुजा का स्क्वायर बराबर कितना 173। जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 100 गुणा कितना 4। ये बात सबको समझ आ गई। ठीक है अब इस बात को आगे समझ लेते हैं a स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 गुणा कितना 4। जब आप यहाँ से a का मान निकालोगे तो इधर स्क्वायर रूट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 10 गुणा 2 तो कितना आ चुका है 20। तो आप यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। इसको काटिए यहाँ पर a को और यहाँ पर कितना रख दीजिए 20 और ये पहले से आपके पास है कितना 60 क्योंकि हमें क्या बताना था पार्श्व सतह का क्षेत्रफल आधार का परिमाप अब कितना हो चुका है 20 या 60 और 60 की मल्टीप्लाई अगर 60 से करेंगे तो आंसर कितना बनेगा 3600। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है पेपर में कभी भी सवाल नहीं छूटेगा। मैं इस चीज की गारंटी आपको दे सकता हूं। बस एक एक बात को आप समझते जाइएगा। हो सकता है क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी जल्दबाजी इधर से हो रही है तो आप वीडियो को उतना ही स्लो करके देखें। ठीक है पीछे करके देखें उसको बड़े आसानी से चीजें आप लोगों को समझ जाएगी। ठीक है इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है क्या करना है प्रत्येक सवाल के अंदर क्या करना है जो दिया है उससे वैल्यू को निकालें क्या निकलेगा। उसके बाद जो पूछा गया उसके मान को रख दें। ठीक है बस क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें एक लंब प्रिज्म
प्रिज्म जरूर कहेगा क्वेश्चन में। पिरामिड कह दे तो आपको मैं बता देता हूं कि पिरामिड का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, उसको सीखेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अभी प्रिज्म के क्वेश्चन को हम एक बार सीख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन होगा। एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब फिर से अगर मैं इसका डायग्राम, क्योंकि पहला काम हमारा यही होगा भाई, इस बात को मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सबसे पहले आप क्या बना लें, डायग्राम। ठीक है, पेपर में हो सकता है कि आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप उतना प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है, यहां पर मैं इसलिए बार बार डायग्राम बना भी रहा हूं, और आप लोगों को भी स्टार्टिंग फेज में ये बना लेना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में आप लोगों को बना लेना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहां पर देखो, आधार में उसने बोल दिया कि समबाहु त्रिभुज है और उसकी प्रत्येक भुजा का मान कितना है, 6 है, क्वेश्चन में गिवन था। अब उसने कहा कि यदि प्रिज्म का आयतन, तो मैं लिख देता हूं ना आयतन। भाई आयतन को अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। आयतन होता क्या है, आधार में बनी आकृति का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आयतन उसने दे रखा है 108√3 बराबर, यहां पर लिख भी देता हूं मैं, आधार में बनी आकृति का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्लियर हो रही है बात समझ में? अब आप मुझे बताओ, आधार में जो भी आकृति है वो कौन सी है, समबाहु त्रिभुज। तो टॉप में भी क्या रहने वाला, समबाहु त्रिभुज। मैं इस बात को क्यों बता रहा हूं कि बार बार टॉप पर आ रहा हूं, क्योंकि जब संपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप। तो आप मुझे बताओ, आधार में कौन सी आकृति है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुणा कितना, भुजा का स्क्वायर गुणा ऊंचाई। यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये बात समझ आ रही है। अब भुजा कितनी दे रखी है, पहले से गिवन है 6 है, तो आप इसको तुरंत कितना लिख दीजिएगा, 36 लिख दीजिएगा। क्लियर होगी ये बात समझ में, 6 गुणा 6, भुजा का स्क्वायर 6 गुणा 6। तो जब इसको आप क्या करोगे, √3 से √3 कैंसिल हुआ, ये बात तो सबको समझ आ रही है। अब आप मुझे बताओ, ये कितनी बार गया, 3 बार, और 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12। तो इसका मतलब क्या पूछा गया था हमारे द्वारा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उसकी ऊंचाई। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 12 सेंटीमीटर। दिल्ली पुलिस एसआई के अंदर पूछा गया सवाल है। अब ये एग्जाम जो पूछा जाता है वो सीपीओ एसआई के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी सीपीओ एसआई। तो आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं जो प्रिज्म के सवाल हैं। और अच्छे सवालों को एक बार देख लेते हैं किस तरह से वो सवाल होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को, समझ आएगा। आप वीडियो को 2-3 बार जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत जरूर बने रहिएगा। अंत में होगा क्या कि कुछ स्पेसिफिक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जो बड़े ही इंटरेस्टिंग होंगे। आइए समझते हैं अगले एग्जाम्पल को। यदि एक समलंब प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसका आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा और वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। ठीक है, ये सवाल एसएससी एलडीसी में पूछा गया था। जिन लोगों ने अभी तक सीपीओ एसआई का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, ठीक है, अगर आपका पैरामिलिट्री में जाने का मन है तब आप उस फॉर्म को फिलअप करें। दिल्ली पुलिस में जाने का मन है एज ए एसआई सब इंस्पेक्टर, तब आप उस फॉर्म को फिलअप कर लें। ठीक है, और उस एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ करें। बात समझ आ रही है? जिन लोगों ने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है वो फॉर्म को फिलअप कर लें, और अपनी एलिजिबिलिटी को भी आप चेक कर लें। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो उस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सही है या नहीं है, आप उसको चेक करें। ठीक है, यदि आपकी ऊंचाई, बात समझ आ रही है, ऊंचाई मतलब हाइट, यदि आपकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है तब आप जल्दी से उस फॉर्म को अप्लाई कर दें और अपने एग्जाम की तैयारी को आप आगे बढ़ाएं। ठीक है, आइए सवाल की ओर चलते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा भाई, तो इसका मतलब पहले प्रिज्म बना लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। दिखाई दे रहा है ना सभी को? ठीक है, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए अब आपको पता है, मालूम है आधार में क्या है, आधार में है हमारे पास क्या, एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब टॉप पर भी समबाहु त्रिभुज होगा। कहाँ पर, जो ऊपर बना हुआ है। क्लियर है? आप इसको थोड़ा सा उस टाइप से समझिए कि ये 3D फिगर है और इसको देखने का प्रयास करें एज अ 3D। अब उसने कहा था कि इसकी ऊंचाई जो है, मतलब जो इसकी हाइट है, उसको लिख लेते हैं 12 कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये लिखा हुआ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। जो मेजरमेंट क्वेश्चन में दिया गया है आप उसको जरूर लिख लें। अगर मेजरमेंट आप सही नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत आपका हो सकता है। उसके बाद उसने कहा उसका आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये 12, ये 12, ये 12, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का क्या मान होता है, बराबर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिन लोगों को समबाहु के लिए नहीं आ रहा है, इक्विलैटरल त्रिभुज की प्रत्येक बीमा का मान, प्रत्येक साइड का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब ये 12-12 हो गई, ये 12-12 हो गई। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कुल, दिखाई दे रहा है ना भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको कैसे बताएंगे, वक्र पृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया
प्लस 2 बार किसका, आधार का क्षेत्रफल, 2 गुना करेंगे आधार का क्षेत्रफल का। क्लियर है इतनी सी बात। तो सबसे पहले तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल होगा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब आप कहोगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आधार में क्या बना है, एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा कितना, भुजा का स्क्वायर। ऐसा ना करें आप यहाँ पर स्केलन ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दें। आप वहाँ से अगर स्केलन ट्रायंगल का विसमबाहु त्रिभुज का भी फॉर्मूला लगाओगे, एस वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको हीरोज फॉर्मूला बोला जाता है, वहाँ से भी आंसर आएगा। लेकिन जल्दी वाला जो फॉर्मूला है आप उसको लगाइए, आपका आंसर जल्दी आएगा। तो इसको काट लेते हैं भाई 3 बार। 12 × 3 = 36 का डबल कितना हो चुका है, 72√3 प्लस। अब बकपृष्ठ को बता देते हैं। बकपृष्ठ मतलब ये वाला, मतलब आधार को छोड़ करके, मैं इसको हटा देता हूं, आधार को छोड़ करके और टॉप को छोड़ करके, आधार को और टॉप को छोड़ करके ये वाला जो साइड में और एक बैक साइड में, इसका आपने क्षेत्रफल बताना। उसके लिए मैंने क्या बताया था, उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था बकपृष्ठ यदि निकालना है तो जो भी आकृति है उसका परिमाप आधार में बनी आकृति का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आधार में जो बनी आकृति है उसका परिमाप क्या होगा, 12 × 3। आप लोगों को मालूम है, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है भुजा गुणा 3 या 3 गुणा भुजा, बात बराबर ही है, ठीक है। बकपृष्ठ हो चुका है 12 × 3, मतलब आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास पहले से गिवन है कितनी, 10। बात समझ आ गई। ये कितना हो जाएगा भाई, 36 × 5 × 2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑप्शन को देख लिया है कि क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से आंसर करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 36 का डबल फिर से कितना हो गया, 72। यहाँ से बना है 5 प्लस कितना, 72√3। ये बात सबको समझ आ रही है। ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिखाई नहीं दिया। 72 आप कॉमन लीजिए बाहर, तो 5 + √3 ये आपके सवाल का उत्तर है। SSC LGC में पूछा गया सवाल है। जिन लोगों का LGC का भी एग्जाम है वो भी इस वीडियो को जरूर देखते रहें। और आपका अगर एग्जाम नहीं है, किसी आपके फ्रेंड का एग्जाम है, तो उसको जरूर बताइएगा कि आप प्रिज्म और पिरामिड इस चैनल पर पढ़ सकते हैं अच्छे से, या कोई भी अन्य टॉपिक जो आप लोगों को लग रहा है कि उसमें डाउट है। क्लियर हो गया सभी को। सेकंड सवाल की ओर चलते हैं, मतलब उसी टाइप के दूसरे सवाल की ओर। अभी तक हम टोटल 3 सवाल कर चुके हैं। उसी तरीके से कौन सा सवाल है, चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, लोहे से बने एक ठोस प्रिज्म, लोहे से बना है, प्रिज्म है, प्रिज्माकार शेप है, ठीक है, में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13। मैंने वीडियो के थंबनेल पर इसलिए वो आकृतियां प्रिज्म की लगा दी हैं जिससे कि आप उसको 3D फिगर में देख पाए। उसको लगाने की वजह यही थी, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। 5, 10, 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि लोहे के 1 घन सेंटीमीटर का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का लगभग वजन बताना है, और लगभग वजन किस में बताना है, ग्राम में। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये प्रिज्म टिका किस पर है, ये प्रिज्म जो बना है किस पर, त्रिभुज पर बना है। और आप मुझे बताओ साइडों को देखकर आप क्या पहचान पाए ये त्रिभुज कौन सा है भाई। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, है ना, मतलब प्रत्येक भुजा अलग अलग हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। ये बात सबको समझ आ रही है, डायग्राम बना लेते हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि डायग्राम यदि आपने बना लिया तो हर चीज आपको समझ आ जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को यह प्रिज्म दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया इतना। अब क्या क्या बोला गया, उसने बोला है कि ये जो आधार में आकृति है इसकी साइडें हैं 13, 10 और कितना 5, इतना लिखा हुआ है। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है उसको भी लिख लेते हैं, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। अब उसने क्या पूछा कि लोहे का, ठीक है, वजन। तो इसका मतलब वजन पूछा है तो क्या पूछा है, आयतन। और आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास पहले से गिवन है, कितनी है, 10। आधार का क्षेत्रफल बता देते हैं। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये त्रिभुज कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला लगता है क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए, वो लगता है हीरोज फॉर्मूला। और हीरोज फॉर्मूला क्या है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का अंडर रूट। ये बात सबको समझ आ रही है, जहां S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसका आधा करना है। तीनों भुजाएं जो भी हैं उनको जोड़ करके क्या करना है, आधा करना है। S को कई बार अर्ध परिमाप भी बोला जाता है, ठीक है। आगे जब मैं आप लोगों को मेंसुरेशन 2D टॉपिक कराऊंगा तब हर चीज आप लोगों को क्लियर करूंगा, ठीक। अब देखो S का मान कैसे निकलेगा भाई, 13 + 5 + 10, टोटल कर लीजिए इनका कितना हो गया, 28। 28 का आधा कितना हो चुका है, S का मान आ चुका है 14।
तो यहाँ पर 14 रखते हैं, 14 माइनस 13, क्योंकि s माइनस है, कोई सी भी भुजा को आप a मानिए, है ना, और एक बार अगर भुजा मान लिए तो उसको आप दोबारा नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब 14 माइनस 13 1 आ चुका है, s माइनस b मतलब 14 माइनस 10 कितना आ चुका है 4, 14 माइनस 5 9 आ चुका है, का कितना हो चुका है अंडर रूट। अब आगे चल लेते हैं, ये हो चुका है 36, और 36 गुणा 14, आप मुझे बताओ 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 गुणा कितना अंडर रूट 14। ये बात सबको समझ आ गई। अब एक बात बताओ, उसने पूछा है कि लगभग में आंसर बताना है, तो कहने का मतलब क्यों ना हम इसको लगभग में लिख लेते हैं। अब एक बार बताओ, अगर यहाँ पर अंडर रूट 16 होता तो कितना लिखते हैं आप, 4 लिखते, लेकिन ये तो 14 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 4 से कम है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 गुणा 3.5, लगभग में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि लगभग भी जवाब देना है, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, किसका अंडर रूट 14 का मान जो होगा इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन कैलकुलेटर होता तो हम बड़े आसानी से निकाल पाते, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये हो जाएगा भाई 21, बात समझ आ गई, 6 3 18 और 6 5 30, बात समझ आ रही है, 6 3 18 6 5 30 मतलब 18 और 3 कितना होता है टोटल 21। अब इस 21 को कहने का मतलब हमारे पास ये क्या आ चुका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये एग्जैक्ट नहीं आया भाई, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, क्योंकि ये 3.5 हमने अज्यूम किया है, इससे ज़्यादा ही रहेगा, तो इसका मतलब ये कितना रहने वाला है 21, और हमारे पास ऊंचाई कितनी थी 10, ये बात समझ आ गई। तो हमारे पास एग्जैक्ट में जो फिगर है वो कितना बन चुका है 210, ये क्या बन चुका है आयतन, किसका, इस प्रिज्म का आयतन बन चुका है। लेकिन पेपर वाले ने पता है क्या बोला, कि आप एक काम करें कि एक घन का जो मान है, एक घन सेंटीमीटर का जो मान है, एक घन सेंटीमीटर का जो मान है वो कितना दे रखा है 7 ग्राम के बराबर दे रखा है। तो उसने पूछा है हमसे कि 210 का बताइए, क्योंकि 210 हमारे पास क्या आ चुका है आयतन, इसकी मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे, तो 7 से करने पर कितना बनेगा, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा कितना 1470। ये हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बोलो क्यों, 1470 हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने 3.5 माना इसको, किसको अंडर रूट 14 को, तभी तो 21 बना और तब जाकर के 210 बना, लेकिन आएगा तो इससे ज़्यादा ही, और अगर ज़्यादा आएगा तो कहने का मतलब 1470 से आंसर ज़्यादा आना चाहिए। क्या वजह है इसकी, 1470 से आंसर 1470 ग्राम से ज़्यादा आंसर आएगा, हल्का सा ज़्यादा। तो 1470 से आंसर देखो, ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, उस तरीके से ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 1400 से कम है। इस तरीके से अगर ये देखा जाए ये आंसर नहीं होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है, ये मेरे क्वेश्चन का सवाल का उत्तर है। ये बात सबको समझ आ गई। तो प्रिज्म के सवालों को आपने अभी तक देखा कि बड़े आसानी से हम उन क्वेश्चन को करते जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि मेंसुरेशन 2D और 3D के कुछ कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर मालूम होंगे, तभी जाकर के प्रिज्म आप लोगों का अच्छा होगा। ये वीडियो उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी जिन लोगों ने मेरे साथ मेंसुरेशन 2D और 3D क्लासरूम के अंदर पढ़ लिया है पहले से, ठीक है, उन लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई गई थी। अब इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पिरामिड, ठीक है। जिन लोगों ने पिरामिड को नहीं पढ़ा है वो अगली क्लास में पिरामिड को भी समझ लेंगे। पिरामिड से भी सवाल पेपर में पूछा जाता है और सबसे बढ़िया जो सवाल बनते हैं वो पिरामिड से ही बनते हैं, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।